नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और मेरे साथ इस समय भोपाल से ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी जुड़ चुके हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आज हमारे इस खास कार्यक्रम की खास पेशकश में हम बात करने जा रहे हैं राहु केतु के अशुभ प्रभाव की। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। पंडित जी, जहां तक ज्योतिष शास्त्र की बात है, इसमें राहु और केतु का भी वर्णन देखने को मिलता है। इन दोनों ग्रहों को किस तरह से हम समझ सकते हैं, कितनी अहम भूमिका इनकी होती है। जी बिल्कुल। INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और हम शुरुआत कर लेते हैं राहु और केतु से। राहु और केतु को जानना बेहद आवश्यक है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जैसे 7 ग्रह हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, वही राहु और केतु छाया ग्रह के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। इनको देखा नहीं जाता। राहु और केतु के बारे में जो पौराणिक मान्यता है, मैं हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, राहु और केतु का जो उद्भव हुआ वो एक ही स्वरूप में हुआ। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जब समुद्र मंथन किया गया और समुद्र मंथन से जब अमृत निकला, तो अमृत बांटने की जिम्मेदारी भगवान विष्णु ने ली। और भगवान विष्णु एक बहुत सुंदर सी स्त्री का स्वरूप बनाकर आए, जिनको मनमोहनी स्वरूप भी कहा जाता है। और उन्होंने देवताओं और राक्षसों से कहा कि आप लोग पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाए और मैं बारी बारी से अमृत जो है वो सभी को प्रदान करूंगा। देवता एक लाइन में बैठ गए और राक्षस एक लाइन में बैठे। भगवान ने अपने मोहिनी स्वरूप में देवताओं को अमृत बांटते रहे और वहीं अपने मोहिनी स्वरूप से जितने भी राक्षस थे उन सभी को उन्होंने मदिरा प्रदान करना शुरू किया। राहु एक राक्षस के स्वरूप में था। उसने देखा कि भगवान तो जो है राक्षसों के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो उसने अपना स्वरूप बदला और वो देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। भगवान भगवान विष्णु जो मनमोहनी स्वरूप में थे, उन्होंने देखा कि ये तो राक्षस है और उसने अमृत को पी लिया है। भगवान बड़े क्रोधित हुए और अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से राहु को की गर्दन को काट दिया। लेकिन चूंकि राहु ने अमृत को पी लिया था, इसके बाद उसके 2 स्वरूप हो गए और जिनमें से धड़ यानी गर्दन यानी मस्तक को राहु कहा जाता है और धड़ को केतु कहा जाता है। तो ये तो राहु और केतु की पौराणिक मान्यता थी। क्योंकि जब राहु केतु के साथ हुआ तो वो भगवान के चरणों में गिरा और उसने कहा कि प्रभु, अब मैंने अमृत पी लिया है और अब मेरे को आप देवताओं की उसमें ही रखिए। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी मूल प्रवृत्ति राक्षस के स्वरूप में है, इस कारण से तुम्हें नवग्रहों में स्थान दिया जाता है। तो तभी से राहु और केतु नवग्रहों में रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी ग्रहण आता है, जो ग्रहण आता है, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, तो हमारे यहाँ पौराणिक मान्यताओं में कहा जाता है कि राहु सूर्य या चंद्रमा को ग्रसित कर रहा है, यानी अपने मुख में दे रहा है। बात करते हैं हम ज्योतिष शास्त्र की। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में राहु और केतु को स्थान दिया गया। राहु और केतु हमेशा, क्योंकि एक ही शरीर के 2 भाग थे, इसलिए उनको ज्योतिष शास्त्र में हमेशा आमने सामने रखा गया। राहु और केतु को कभी भी एक साथ नहीं रखा जाता, क्योंकि यदि वो एक साथ होते तो वो एक प्रकार से उसी राक्षस का स्वरूप हो जाते, यानी सर धड़ से जुड़ जाता। इसलिए दोनों का अलग रखा है। अमूमन राहु और केतु का अशुभ प्रभाव देखा जाता है। कुंडली में ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
राहु के बारे में माना जाता है कि राहु शनि के समान व्यवहार करता है। वही केतु के बारे में माना जाता है कि इसका व्यवहार मंगल के सदृश है, यानी मंगल के समान। कुंडली में राहु और केतु यदि खराब है तो आप मानकर चलिए कि जीवन में बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं हो पाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी कुंडली में राहु कमजोर है तो आप उसको ऐसे देख सकते हैं कि जब भी राहु कमजोर होता है तो कार्य क्षेत्र में परेशानियां आना प्रारंभ हो जाती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न होगी। आप यदि वाहन चला रहे हैं तो यदि राहु का शुभ प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है तो वाहन दुर्घटना होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। यदि आप कॉलेज की पढ़ाई में आ गए यानी महाविद्यालय की पढ़ाई में आ गए तो वहां पर शिक्षा संबंधी यानी परीक्षा संबंधी व्यवधान भी राहु के द्वारा दिए जाते हैं। तो यदि आपका विवाह हो गया है तो विवाह होने के बाद वैवाहिक जीवन में जो कष्ट है उनमें भी राहु का बहुत बड़ा योगदान। इसके अलावा राहु जीवन के मध्यकाल से लेकर जब आप जीवन के अपने चरम स्थिति में पहुंचते हैं तब भी वहां पर राहु बार बार अशुभ प्रभाव दिखाता है। देखिए राहु 18 महीने एक राशि में चलता है और वहीं केतु भी 18 महीने एक राशि में चलता है, तो दोनों आमने सामने। केतु के बारे में ध्यान दीजिए क्योंकि केतु में दिमाग नहीं होता, क्योंकि धड़ है तो वो जिस राशि में बैठता है उस राशि जैसा व्यवहार करने लगता है। अमूमन उसका व्यवहार मंगल के समान ही माना जाता है और मंगल के समान माने जाने के कारण एग्रेशन बहुत देता है। केतु के बारे में और राहु के बारे में कहा जाता है कि समाज के विभिन्न वर्गों में भी इसका रिप्रेजेंटेशन है। अल्पसंख्यक या SC ST OBC को रिप्रेजेंट करने में राहु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन वर्गों का प्रतिनिधित्व भी करता है और केतु हमेशा अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये राहु केतु के बारे में है। राहु हमेशा 18 महीने एक राशि में रहता है और ठीक उसी प्रकार से केतु भी 18 महीने एक ही राशि में भ्रमण करता है। ये दोनों हमेशा वक्र गति से भ्रमण करते हैं, कभी भी मार्गी नहीं होते। अर्थात राहु भी वक्री चलेगा। जैसे इस समय राहु का गोचर मीष राशि में, इससे पहले राहु अप्रैल के महीने में वृषभ राशि में था, अब वो मीष राशि में है। इसके बाद 18 महीने के बाद वो मीन राशि में आएगा, फिर कुंभ में आएगा। इस प्रकार से उसका गोचर होता है। ठीक केतु भी उसी प्रकार से समझ लीजिए। केतु इस समय चल रहा है तुला राशि में। इससे पहले वो वृश्चिक राशि में था, अब तुला में है। तुला के बाद कन्या राशि में आएगा, कन्या से सिंह में आएगा। ठीक इस प्रकार से वक्री। राहु की महादशा जन्म कुंडली में हमेशा मानी जाती है कि वो 18 वर्षों तक राहु की महादशा होती है। ठीक उसी प्रकार से केतु की दशा 7 वर्ष की। राहु और केतु के बारे में कहा जाता है कि यदि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह फंस जाते हैं तो हम उस योग को काल सर्प योग के नाम से जानते हैं और उस दोष को काल सर्प दोष के नाम से जानते हैं। यदि राहु से केतु के बीच में सारे ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि फंस जाते हैं तो उसको काल सर्प दोष भी कहा जाता है। आज चूंकि हमारा विषय राहु और केतु को लेकर वास्तु से भी जुड़ा हुआ है। देखिए हमारे किचन की हम बात करते हैं, पूजा घर की हम बात करते हैं, लेकिन पूजा घर के बाद यदि सबसे योग्य कोई स्थान होता है तो उस स्थान को माना जाता है रसोई घर यानी किचन। देखिए रसोई में बना हुआ जो भी खाना होता है या जो भी प्रेम पूर्वक पकाया जाता है उसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये आज का बिल्कुल एक अनोखा विषय है। बहुत सारे दर्शक हमारे जो है राहु और केतु को किचन से जोड़कर यानी रसोई से जोड़कर शायद नहीं जानते होंगे, तो जो ज्योतिषाचार्य हैं वो जरूर जानते होंगे। हालांकि इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं, लेकिन पहली बार चैनल के माध्यम से हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। तो राहु और केतु का संबंध किचन से भी होता है। देखिए किचन में जो दो महत्वपूर्ण चीजें पाई जाती हैं उनमें एक महत्वपूर्ण चीज होती है तवा। तवा का अर्थ होता है एक ऐसा साधन या एक ऐसा हमारी
वस्तु होती है जिस पर हम पराठा बनाते हैं, जिस पर हम रोटी सेकते हैं। तवे का उपयोग सबसे ज्यादा किचन में किया जाता है। दूसरा, कढ़ाई जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो केतु और राहु का संबंध तवे और कढ़ाई से सबसे ज्यादा माना जाता है। आज के दौर में कढ़ाई बहुत सारे अलग अलग प्रकार की आ गई, बहुत सारे फ्राइंग पैन आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, अलग अलग प्रकार की आती हैं। छोटी कढ़ाई से लेकर बड़ी कढ़ाई तक आती है। इसके अलावा तवा भी अलग अलग प्रकार का आता है। देखिए, छोटे तवे से लेकर बड़े प्रकार के तवे का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब रसोई घर में इनका कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि राहु और केतु से जुड़े हुए ये आप देखेंगे कि हम लोग अमूमन रसोई घर कहाँ बनाते हैं? रसोई घर आग्नेय कोण, जी यानी दक्षिण पूर्व की। जी पंडित जी, इस पर भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं राहु केतु से बचने के लिए। हम आपसे इस बीच ये भी जानना चाहेंगे पंडित जी कि यदि किसी की कुंडली में राहु और केतु की दशा बिगड़ी हुई है तो क्या ये प्रारब्ध से निर्भर होता है, या फिर एकाएक उसकी कुंडली में इस तरह के ग्रहों के परिवर्तन हो सकते हैं, और फिर इसे सही करने के लिए हम कौन से उपाय कर सकते हैं? देखिए, राहु और केतु का संबंध हमारे पिछले जन्म से भी माना जाता है। देखिए, आपने अमूमन देखा होगा, हम एक दोष की हमेशा बात करते हैं। दोष कौन सा होता है? जिस दोष को कहा जाता है पितृ दोष। देखिए, अमूमन ये दोष माना जाता है सूर्य और बुध के कारण, लेकिन राहु और केतु की भूमिका भी हमारे पिछले जन्म से जुड़ी हुई होती है, और वर्तमान में भी राहु और केतु की बहुत बड़ी भूमिका है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहु और केतु यदि कुछ स्थान पर बैठे तो किस प्रकार से आपके जीवन में वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं एक एक करके हर 12 राशियों के 12 ग्रहों के बारे में बताना चाहूंगा राहु और केतु से जुड़ा। यदि आपकी कुंडली में लग्न में राहु बैठा होगा तो आप और निसंदेह यदि राहु लग्न में होगा तो सप्तम भाव में केतु होगा। आप ये मानकर चलिए कि ये हमारे ज्योतिष की व्यवस्था है। यदि लग्न में राहु बैठा हुआ है तो आप मानकर चलिए कि राहु जो है आपको मानसिक रूप से बहुत परेशान कर रहा है, शारीरिक रूप से बहुत सारे कष्ट देगा, जीवन में आपको कभी भी किसी भी प्रकार से वो सुखी नहीं रहने देगा। ठीक उसी प्रकार यदि केतु सप्तम भाव में है तो वो आपके वैवाहिक जी बिल्कुल। तो पंडित जी हमें बता रहे हैं कि किस तरह से राहु और केतु से बचने के उपाय हम कर सकते हैं, और पिछले जन्म से भी इसका संबंध होता है, और पिछले जन्म से संबंध होता है, और इस जन्म में भी यदि राहु और केतु आपको परेशान कर रहे हैं तो आप किसी भी श्रेष्ठ आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं और इस समस्या का निदान पा सकते हैं। जी पंडित जी, आप हमें बता रहे थे कि किस तरह से पिछले जन्मों से भी इसका संबंध होता है और इस जन्म में भी ये परेशानी हमें होती है, और इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। जी पंडित जी, तो पंडित जी से हम जानेंगे इस विषय में, लगातार हम बात भी कर रहे हैं, और आज हम जान रहे हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करने में राहु और केतु की क्या भूमिका होती है। राहु केतु का जब भी जिक्र आता है लोग थोड़ा भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि भयभीत होने की वजह से उन्हें ये लगता है कि हमारा जो आगे का जीवन है वो उतना सुगम नहीं हो पाएगा। पंडित जी, आप हमें बता रहे थे कि किस तरह से पुनर्जन्म से भी इसका संबंध हो सकता है, और आगे यानी इस जन्म में हम कैसे इस समस्या से निदान पा सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए पुनर्जन्म में जो हमारी कुंडली के जो 3 भाव होते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुनर्जन्म में जैसे पिछले जन्म में आप क्या थे और किस प्रकार से थे, आपकी कुंडली का लग्न यानी कुंडली का प्रथम भाव, कुंडली का छठा भाव, कुंडली का 8वां भाव और कुंडली का 12वां भाव। ये इस बात को बताते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे। यदि राहु और केतु इन स्थानों पर बैठे हुए हैं, खासतौर से आपकी कुंडली के लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में, और यदि आपकी कुंडली के छठे भाव में राहु और केतु, छठे भाव में राहु, 12वें भाव का केतु, या उल्टा भी आप इसको मान लीजिए, 12वें छठे भाव में केतु और 12वें भाव में राहु। ठीक उसी प्रकार अष्टम भाव में राहु, दूसरे भाव में केतु, या अष्टम भाव में केतु, द्वितीय भाव में राहु। इसको उल्टा भी आप ले लीजिए, छठे भाव में राहु या 12वें भाव में केतु। ये इस प्रकार से बताते हैं, मैं एक एक करके बता देता हूँ। यदि लग्न में इस प्रकार की स्थिति है, यानी राहु लग्न में है, केतु सप्तम भाव में, या उल्टा रिवर्स भी आप मान के चलिए,
तो आपको पिछले जन्म में भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और वैवाहिक कष्ट या संबंधों, पार्टनरशिप या पिछले जन्म में आपने किसी के साथ संयुक्त रूप में कोई काम किया है तो उसमें भी कहीं न कहीं वो आपको कष्ट अवश्य देते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम बात करते हैं छठे भाव की, छठे भाव में यदि राहु बैठा है, 12वें भाव में केतु है, तो आप मान के चलिए कि पिछले जन्म में आपको आपके मामा ने, आपके नाना ने यानी आपके ननिहाल से आपको बहुत ज़्यादा कष्ट आपने उनको दिया था, इसलिए इस बार आप उनको कष्ट देने के लिए पैदा हुए हैं। बहुत छोटा-सा उदाहरण भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि जब भी छठे भाव में, चूँकि वो राहु 12वें भाव में केतु लेकर पैदा हुए थे, तो उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया था। अपने ननिहाल को उन्होंने ठीक किया था, क्योंकि पिछले जन्म में भी कहीं न कहीं उनका संबंध अपने ननिहाल से था। यदि अष्टम भाव में राहु और द्वितीय भाव में केतु ही या इसकी रिवर्स पोजीशन हो, तो पिछले जन्म में कहीं न कहीं आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिला, वाहन दुर्घटना या किसी गंभीर रोग के कारण आपकी मृत्यु हुई। या उसको उल्टा भी कर लीजिए, अष्टम भाव में केतु, द्वितीय भाव में राहु, यानी पिछले जन्म में भी आप अपने परिवार, घर, कुल, खानदान को किसी न किसी रूप में आपने उनको तंग किया था, इसलिए इस बार आपको उनको तंग करना है, यानी आप उनको परेशान करने के लिए आए हैं। इसका एक और रिवर्स पोजीशन भी मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, चौथे भाव का राहु और दशम भाव का केतु, या इसको उल्टा कर लीजिए। यानी पिछले जन्म में हमने अपनी माता, हमने प्रॉपर्टी या हमने धन संबंधी कोई ना कोई बड़ा ऐसा काम किया ज़रूर है, जिसके चलते हमको पिछले जन्म में परेशानी थी। यानी हमने लोगों का धन, उनकी प्रॉपर्टी या किसी बड़ी बुजुर्ग महिला को हमने कष्ट दिया था। तो इस जन्म में हमारे कारण हमारी माता को प्रॉपर्टी संबंधी परेशानी हमारे जीवन में आती है, कष्ट कई मामलों में हमको होता है। इसका उल्टा रिवर्स पोजीशन आप देख लीजिए, यदि राहु दशम भाव में है और केतु चौथे भाव में है, तो आपको पिछले जन्म में आपने अपने कामकाज से लोगों को बहुत ज़्यादा तंग किया था। इस जन्म में लोग आपको आपके कामकाज के कारण तंग करने ज़रूर आएँगे। तो राहु और केतु का विभिन्न उसमें बैठना हमारे पिछले जन्म में किस प्रकार प्रभावित करता है, यह मैंने दर्शकों को बताने का प्रयास किया है। जी पंडित जी, और अब पंडित जी हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं और हम आपसे जानेंगे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार जो नकारात्मक ऊर्जा घर में होती है, हम किन बातों का ध्यान रख सकते हैं और राहु और केतु के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जी पंडित जी। बिल्कुल, जैसा मैं आप हमारे दर्शकों को बता रहा था कि रसोई घर जो जी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जी और उस रसोई घर में राहु और केतु किस प्रकार से वहाँ पर विराजमान होते हैं। और हम कुछ चीज़ें यदि करें तो राहु और केतु से हमको क्या शुभ प्रभाव से हमको निजात मिल सकती है। जैसे मैंने दर्शकों को प्रारंभ में भी बताया था कि तवा और जो कढ़ाई है, ये राहु और केतु को रिप्रेजेंट करती है, अर्थात राहु और केतु ग्रह इनसे जुड़े होते हैं। देखिए हमेशा यदि आपने उल्टा तवा और उल्टी कढ़ाई रखी है, तो राहु की नकारात्मक ऊर्जा आपके किचन में यानी आपके रसोई घर में बढ़ने लगती है। इसके चलते परेशानी क्या होती है कि जो भी भोजन बनता है, इनमें जो भी भोजन बनाया जाता है या पकाया जाता है, तो उससे नकारात्मक प्रभाव होते हैं। किचन में होंगे तो निसंदेह जो भोजन खाएगा या भोजन बनाएगा, उसके ऊपर भी इस प्रकार के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो क्या करें, जब भी तवा का उपयोग ना हो, कढ़ाई का उपयोग ना हो, तो आप उसको जहाँ पर भी आजकल चूँकि किचन में इस प्रकार का किचन बनाया जाता है कि उसमें बहुत सारी सामग्रियाँ आप नीचे स्टोर करके रख सकते हैं या ऊपर भी रख सकते हैं। तो उनको आप दाईं तरफ यानी दाएँ बाजू की जो भी उसमें अलमारी बनी हो, वहाँ पर उसको सीधा करके रखें, इसको उल्टा करके कभी भी ना रखें, वरना घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी। जब भी आप तवा को या कढ़ाई को गैस से उतार कर रखते हैं, तब भी गरम तवा और गरम कढ़ाई में एकदम पानी ना डालें। यदि आप एकदम पानी डालते हैं, तो इससे भी नकारात्मक ऊर्जा होती है। देखिए थोड़ी देर के लिए उनको रखें, ठंडा होने दें, और यदि आप उनको ठंडा रखेंगे तो बहुत लाभ होगा। ऐसा करने से आपके जीवन में जो कई प्रकार की मुसीबत आती हैं, उनसे आपको निजात ज़रूर मिलेगी। यदि आप नहीं करते हैं, तो आप मानकर चलिए आपको परेशानी होगी। जब भी आप तवे पे या कढ़ाई में कुछ भी बनाते हैं, तो थोड़ा-सा उनमें उसके ऊपर नमक ज़रूर डालिएगा। नमक डालने से कई मामलों में
राहु और केतु को लाभ मिलता है, यानी राहु केतु के अशुभ प्रभावों से हमको लाभ जरूर प्राप्त होता है, तो जरूर करें। या आप जब भी उनको मांझने की कोशिश करें या साफ करने की कोशिश करें, तब भी थोड़ा सा एक चुटकी नमक जरूर डालिए। इससे घर के वास्तु दोष बहुत आसानी से दूर हो जाते हैं। देखिए, इसके अलावा हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप में पुराने ऋषि मुनियों ने भी ये कहा था कि जब भी आप पहली रोटी, पराठा या पूड़ी बनाते हैं तो उसको गाय के लिए जरूर निकालना चाहिए। और आखिरी रोटी यदि आप निकालते हैं, जब पूड़ी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, तो उसको श्वान यानी आप अपने कुत्ते को जरूर दें। इस प्रकार से क्या होता है, देखिए राहु की जो पहली रोटी है वो कहीं ना कहीं राहु ग्रह को के दोष को दूर करने में बहुत लाभकारी होती है। ठीक उसी प्रकार से अंतिम रोटी जब आप बनाते हैं उसको आप श्वान को देते हैं तो केतु ग्रह अमूमन हमेशा ठीक होता है। इसके अलावा एक और चीज जो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है चाकू। देखिए, चाकू भी हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं। यदि आप चाकू का इस्तेमाल तवे पे करेंगे या कढ़ाई पे करेंगे तो आप मानकर चलिए कि आपके घर में काल सर्प दोष उत्पन्न हो जाएगा। यानी आप कढ़ाई में कुछ भी बना रहे हैं तो आप उसमें कलछी का इस्तेमाल करें, चम्मच का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग चाकुओं का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल भी ना करें। यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो निसंदेह कहीं ना कहीं आपके घर में राहु और केतु का अशुभ प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप इन चीज़ों से बचें। खाना जब भी बना लें तो उनको साफ करके रखें और उनको तुरंत अलमारी में बंद करके रख दें। यानी तवे को बिल्कुल सीधा रखें, कढ़ाई को बिल्कुल सीधा रखें। और हमेशा जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा राइट पोर्शन होता है जहाँ पर हम भोजन बनाते हैं तो वो अन्नपूर्णा का स्थान होता है। तो कोशिश करें अन्नपूर्णा के उस स्थान को हम साफ रखें। गैस स्टोव पर, क्योंकि आजकल हर चीज़ गैस स्टोव पर बनती है, तो गैस स्टोव का जो बेस होता है अर्थात जो बर्नर होते हैं उसके नीचे का जो स्थान होता है, कहीं ना कहीं हम उसको भी राहु के स्थान से जोड़ कर देखते हैं। तो आप अपने उस गैस स्टोव को भी पूरी तरह से साफ करके रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार से कोई परेशानी कभी भी नहीं आएगी। हर प्रकार की मुश्किलों से आपको निजात मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा लाभ अवश्य होगा। हमेशा कुछ चीज़ों का ध्यान, जैसे मैं एक एक करके फिर गिना देता हूँ। राहु और केतु को ठीक करने के लिए गर्म तवे को ठंडा करके रखें, उस पर एकदम पानी न डालें, थोड़ा सा इस्तेमाल करते समय नमक का इस्तेमाल करें, उनको हमेशा राइट हैंड पर रखें क्योंकि अन्नपूर्णा का वास होता है, नीचे रखें, छुपा कर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसके अलावा घर परिवार में खासतौर से जब भी आप नॉनवेज या इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो कोशिश करें कि उनको तवा या कढ़ाई में कभी भी ना बनाएं। यदि आप नॉनवेज बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं, अपने घर में बनाते हैं, खाते भी हैं, तो उनको तवा और कढ़ाई पर बनाने से बचिएगा। उनके लिए आप अलग प्रकार के बर्तनों का इस्तेमाल करिए। यदि आप उसमें बनाते हैं तो आप मानकर चलिए कि राहु और केतु के जो अशुभ दोष हैं वो आपके घर में कई गुना और बढ़ जाएंगे। तो जो कुंडली में राहु और केतु आपको तंग नहीं कर रहे हैं वो आपको किचन यानी रसोई के माध्यम से भी आपको तंग करेंगे। इसके अलावा एक चीज और है, किचन में बर्तनों को आप ऐसी जगह रखें जहां पर कोई भी बाहरी व्यक्ति, अमूमन हमारे घर पे साफ सफाई करने वाली महिलाएं प्रवेश करती हैं, तो आप उनको इस प्रकार से रखें कि वो आपकी कढ़ाई और तवे को ना देख पाए। यदि वो लगातार देखती हैं, या आप जी कोशिश करें कि कढ़ाई और तवे को आप स्वयं साफ करें, उनको आप रसोई घर में जो साफ करने वाली महिलाएं उनसे साफ कराने से बचें। जी पंडित जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और राहु केतु के बारे में जो आपने इतनी जानकारी दर्शकों को विस्तार से दी है, निश्चित तौर पर हमारे दैनिक जीवन में भी ये बहुत उपयोगी होने वाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। और इसी के साथ सितारों की चाल की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।